नमस्कार दोस्तों, लैंड लॉज के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 इसका सेक्शन 50 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। इसका मतलब सरकारी ज़मीन पर किया गया अतिक्रमण। आगे चल के सेक्शन 51 से लेके 54 तक हम इस अतिक्रमण को हटाने की प्रोसीजर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का मतलब क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि गवर्नमेंट की ज़मीनों पर अतिक्रमण होता है। अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि रेलवे की ज़मीनों के ऊपर इल्लीगल खेती की एक्टिविटी चल रही होती है, कई झोपड़पट्टी बनाई होती है, कई लोगों ने यहाँ पर बाकड़े डाले होते हैं, कई लोग गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर धंधा करते हैं। इन सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को कहा जाता है एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड, और हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे एमएलआरसी के सेक्शन 50 में। एमएलआरसी का ये कॉमन इंट्रोडक्शन आप लोग याद रखना। लास्ट लेक्चर में मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था, फिलहाल मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा। हम लोग डायरेक्टली जाते हैं एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड इसके ऊपर। ये मेरे ओन वर्ड्स हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आपको बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गवर्नमेंट लैंड मीन्स एंड इंक्लूड्स लैंड बिलोंगिंग टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट लैंड यानी सरकारी ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसकी मालिक सरकार है। अब सरकार स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है यानी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, अर्बन लोकल बॉडी यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या फिर पंचायती राज मतलब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, इन सभी को कहा जाता है अर्बन लोकल बॉडी। इनके द्वारा मालिकाना हक प्राप्त की गई जमीन को कहा जाता है गवर्नमेंट लैंड। इसके बाद में लैंड एक्वायर्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इज डेजिग्नेटेड फॉर पब्लिक पर्पस। मतलब ऐसी जमीन जो किसी प्राइवेट इंसान की थी, लेकिन गवर्नमेंट को उसके ऊपर प्रोजेक्ट लगाना है, इसलिए गवर्नमेंट ने उस प्राइवेट जमीन को एक्वायर कर लिया, तो उसे भी कन्वर्ट होने के बाद गवर्नमेंट लैंड कहा जाएगा। यानी मान लीजिए आपकी बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को डैम बांधना है, तो गवर्नमेंट ने उसे, अगर आपकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया, तो गवर्नमेंट के खरीदी होने के बाद उस ज़मीन को गवर्नमेंट लैंड कहा जाएगा। इसके बाद में बिल्डिंग्स और पार्ट ऑफ सच बिल्डिंग इरेक्टेड अपॉन गवर्नमेंट लैंड, यानी गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बन जाए तो उसे भी गवर्नमेंट लैंड की कैटेगरी में रखा जाता है। गवर्नमेंट लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ज़्यादातर फॉरेस्ट की ज़मीनें या फिर वन विभाग की ज़मीनों में ऐसा होता है, गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल लैंड होता है, वो किसी ना किसी इंसान को, ज़्यादातर आदिवासियों को, उस ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए दे देता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उसे भी गवर्नमेंट लैंड की कैटेगरी में ही रखा जाता है। गवर्नमेंट लैंड यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, इसे नाजुल लैंड भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू आ सकता है, इसे याद रखना। इसके बाद में एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड मीन्स, मतलब सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के एमएलआरसी के अंदर 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले तो अनऑथोराइज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। आपने रेलवे की ज़मीन में देखा होगा, आसपास अगर आप ट्रेन से जाते होंगे तो आसपास की ज़मीनों के ऊपर छोटी छोटी खेती चल रही होती है, उसमें वो पाले भाजी उगाते हैं, पालक उगाते हैं, छोटी मोटी सब्जियां उगाते हैं और बेचते हैं। तो ये एग्रीकल्चरल यूज हो गया, अनऑथोराइज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। लेकिन उन लोगों ने रेलवे से परमिशन नहीं लिया है ज़मीन को यूज करने का, और ना ही वो लोग रेलवे को रेंट देते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा अनऑथोराइज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ज़्यादातर झोपड़पट्टी बनाना या फिर उस जमीन के ऊपर बाकड़े लगाकर धंधा करना, इसे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस में रखा जाता है। आपने रेलवे की ही ज़मीनों पर बनी हुई झोपड़पट्टी देखी होगी, और इसे आप लोग कह सकते हैं अनऑथोराइज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। इसके बाद में अनऑथोराइज यूज फॉर सेलिंग गुड्स और हॉकिंग। हॉकिंग यानी फेरी वाले। अगर फेरी वालों को नगर पालिका की तरफ से या फिर अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला है, या फिर अगर कोई फेरी वाला हॉकिंग अधिनियम का यानी हॉकर्स एक्ट 2014 का पालन कर रहा है, तो उसे अधिकृत फेरी वाला कहा जाता है, और बाकी सारे फेरी वालों को अनधिकृत फेरी वाले कहा जाता है। तो अनधिकृत फेरी वाले अगर सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करके
अगर धंधा कर रहे हैं तो उसे भी एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड इस कैटेगरी में रखा जाता है। अभी प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड सेक्शन 50 के अंदर इस प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस किया है। ये सेक्शन 50 का लैंग्वेज मेरा अपना है, बेयर एक्ट का लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी है और इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। Section 50 subsection 1, if a land belonging to government has been encroached by any person, then it shall be lawful for the collector to abate or remove the said encroachment, and the expenses incurred by the government for removal for such encroachment shall be borne by the encroacher along with the fine। मतलब किसी सरकारी जमीन के ऊपर किसी इंसान ने अतिक्रमण किया है तो उस एरिया का जो कलेक्टर होगा, रेवेन्यू कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों में से कोई एक उस जमीन के ऊपर आकर वो अतिक्रमण हटा देंगे। इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए जो भी खर्चा आएगा, जिस इंसान ने अतिक्रमण किया है यानी जिस इंसान ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, ये रकम उससे वसूल ली जाएगी। इसके अलावा उसे फाइन भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये कहता है सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 1। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, encroacher of government land using the land for agricultural purpose shall pay the amount assessed by the collector if the land has survey number, CTS number, etc., or in absence of the same, the such encroacher shall pay the market rate for the period of unauthorized use of land or ₹1,000 whichever is higher। यानी जिस इंसान ने गवर्नमेंट लैंड के ऊपर अनधिकृत अतिक्रमण किया है उसे कब्जा करने की अमाउंट तक, मतलब कब्जा करने के टाइम पीरियड तक का रेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा फाइन भी देना पड़ेगा या फिर ₹1000 का फाइन देना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी वो कलेक्टर को पे करनी पड़ेगी। अगर जमीन रजिस्टर्ड है या फिर गवर्नमेंट की रजिस्ट्री के अंदर नोटेड है, अगर उसे सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, CTS नंबर इत्यादि चीजें मिली हुई है तो कलेक्टर मार्केट रेट के हिसाब से वो अमाउंट तय करेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड गवर्नमेंट लैंड है यानी सर्वे नंबर उसका नहीं है, CTS नंबर नहीं है, तो कलेक्टर आसपास के लैंड का जो मार्केट रेट होगा उस हिसाब से रेंट वसूल करेगा। इसके अलावा कलेक्टर उस जमीन के ऊपर अतिक्रमण करने का फाइन भी उस एनक्रोचर से ले लेगा। ये कहता है सेक्शन 50 सबसेक्शन 2। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 का अगला हिस्सा, एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड यूजिंग द लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। पहला जो सबसेक्शन था वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए था और उसका फाइन था ₹1000। यहाँ पर सेम प्रोसीजर, अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लैंड का यूज किया जा रहा है यानी इलीगल झोपड़पट्टी बनाना, इलीगल बाकड़ा डालना, इन चीजों के लिए अगर गवर्नमेंट लैंड का यूज हो रहा है तो उतना रेंट या फिर मार्केट रेट में उतना रेंट या फिर ₹2000, इन तीनों में से जो भी चीज ज्यादा होगी वो कलेक्टर को पे करनी पड़ेगी बाय द एनक्रोचर। मतलब जिस इंसान ने इलीगल कब्जा किया है उसे गवर्नमेंट को या फिर कलेक्टर को इन तीनों चीजों में से जो भी ज्यादा होगा वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसके बाद में सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 का अगला पार्ट, एनक्रोचर यूजिंग द लैंड फॉर हॉकिंग शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट असेस्ड बाय द कलेक्टर और ₹50 whichever इज हायर। यानी अगर सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल फेरी वालों का धंधा हो रहा है यानी विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ हॉकर्स एक्ट, अगर कोई फेरी वाला धंधा कर रहा है तो उसे ₹50 या फिर जितने समय से सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल तरीके से धंधा हो रहा है उस हिसाब से फाइन कलेक्टर को पे करना पड़ेगा। कलेक्टर उस एरिया का मार्केट रेट के हिसाब से वो फाइन कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3, द कलेक्टर शैल बिफोर कंडक्टिंग द रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड शैल सर्व अपॉन द एनक्रोचर अ नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट बिफोर अ रीजनेबल टाइम। यानी ये सारी कार्रवाई करने से पहले कलेक्टर को जिस इंसान ने गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर अनधिकृत अतिक्रमण किया है, एनक्रोचमेंट किया है, उसे एक रीजनेबल टाइम पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को इतने बजे आऊंगा और ये अतिक्रमण की कार्रवाई करूंगा। इससे पहले तुम्हें जो करना है कर लो, अतिक्रमण हटा दो या फिर अपील कर दो। ऐसे सारे उसके अंदर प्रोविजंस होते हैं, लेकिन एक रीजनेबल टाइम के पहले कलेक्टर को एक नोटिस देना पड़ेगा।
ज़्यादातर वो 30 दिनों से लेके 15 दिनों का नोटिस रहता है। 15 दिन पहले या फिर 30 दिन पहले कलेक्टर एक नोटिस निकालता है कि मैं इतने तारीख को इतने बजे आऊँगा, तब तक तुम ये सारा अतिक्रमण हटा दो, नहीं तो मेरी कार्रवाई को फेस करो। ऐसा उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 4, any encroacher who stays on the land even after the expiry of period of notice served by the collector shall be liable to pay an additional fine ₹25 per day if land is used for agricultural purpose or ₹50 per day if the land is used for non-agricultural purpose। मतलब सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और 2 की कार्यवाही के अलावा नोटिस का पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर एनक्रोचमेंट चल रहा है तो जितने दिन तक एनक्रोचमेंट चल रहा है उसमें 25 रुपया पर डे ये फाइन रहेगा। अगर खेती के लिए वो इलीगल जमीन यूज हो रही है, जमीन इलीगली यूज हो रही है, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए सरकारी जमीन का इलीगल यूज हो रहा है, तो 50 रुपया पर डे का फाइन प्लस सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 इनकी जो कार्रवाई है उनके अलावा 25 रुपया पर डे या फिर 50 रुपया पर डे इतना फाइन लगेगा। इसके बाद में एन ऑर्डर पास बाय द कलेक्टर फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट इज अपीलेबल। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कलेक्टर 15 दिन पहले या फिर 30 दिन पहले नोटिस भेज देगा। ये जो नोटिस है वो अपीलेबल है। आप लैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं या फिर महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के जो भी डेजिग्नेटेड ट्रिब्यूनल्स है इनमें जा सकते हैं, या फिर सेक्शन 50 सबसेक्शन 6 के हिसाब से डायरेक्टली आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और उस लैंड के ऊपर अपना डिक्लेरेशन ले सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप उस जगह पर इलीगल एनक्रोचर नहीं रहोगे क्योंकि आपको कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अदरवाइज अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए तो आपको कलेक्टर की कार्रवाई को सामने फेस करना पड़ेगा। यह कहता है सेक्शन 50 के 1 से लेके 6 सेक्शंस। तो ये था सेक्शन 50। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel.